तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 20 मार्च 2024 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की बेरहमी से जान ली गई। इसी बीच एक आरोपी का हुआ एनकाउंटर। जी हाँ, यूपी की बदायूं की बाबा कॉलोनी में अभी हाल ही में बीते मंगलवार शाम को 2 सगे भाइयों की उस तरह से गला रेत कर जान ले ली गई। जिन 2 बच्चों की जान ली गई उनमें से एक की उम्र 14 साल थी और एक की उम्र केवल 6 साल थी। बताया गया है इस वारदात के होने के बाद गुस्साए भीड़ ने जमकर हंगामा किया, बाइक वगैरह और दुकानों में तोड़फोड़ भी की। वहीं जानकारी के मुताबिक मंडी समिति पुलिस ने 3 घंटे के बाद रात को बड़ा एक्शन लेते हुए एक आरोपी जिसका नाम साजिद है उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हालांकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। बताया गया आरोपियों की पड़ोस में ही सैलून की दुकान है, पर अभी तक वारदात की वजह सामने नहीं आ पाई है कि आखिर इन दोनों भाइयों ने 2 छोटे छोटे बच्चों को क्यों मारा। स्क्रीन पर पहले आरोपी की तस्वीर देखें, इसी का नाम साजिद है। इसी को अभी हाल ही में बीती रात पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। वहीं दूसरे आरोपी का नाम है जावेद, इसकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। वहीं बच्चों की मां संगीता ने बताया है कि साजिद और जावेद बाइक से घर आए थे। जावेद बाइक लेकर बाहर ही खड़ा था। साजिद घर के अंदर आया और कहा कि भाभी मेरी पत्नी की डिलीवरी होनी है, वो अस्पताल में भर्ती है, मुझे 5000 रुपए दीजिए। बच्चों की मां संगीता आगे कहती है कि मैंने पैसे दे दिए। तभी उसने कहा कि मुझे घबराहट हो रही है, मैं थोड़ा छत पे घूमने जा रहा हूँ। इसी बीच साजिद बच्चों को लेकर छत पे चला गया और बच्चों की मां संगीता उसी के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। इसी दौरान साजिद ने दोनों बच्चों की जान ले ली, उस तरह से गला काट कर। अब स्क्रीन पर देखें उन दोनों बच्चों की तस्वीर जिनकी बेरहमी से जान ली गई है। वहीं इसी बीच वहां के डीएम मनोज कुमार ने बताया है कि हालात अभी काबू में है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो दूसरा आरोपी है जावेद नाम का, उसको ढूंढने के लिए पुलिस की टीमें भेज दी गई है। उसकी लोकेशन को भी ट्रैक किया जा रहा है। बताया गया उसका पकड़ में आना बहुत ही जरूरी है, उससे ही पता चल पाएगा कि आखिर बच्चों की जान क्यों ली गई। क्योंकि बच्चों की माँ और बच्चों के बाकी परिवार वालों ने कहा है कि हमारी उन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई भी विवाद नहीं था। देखिए अगली खबर। केंद्र यानी कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है साफ साफ कि भारत में रोहिंग्या घुसपैठियों को बसने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ये साफ साफ कह दिया है कि अवैध यानी कि गलत तरीके से भारत में घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ पे बसने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की भी एक सीमा है और वो उस सीमा को पार करके, उस हद को पार करके संसद की शक्तियों को कम नहीं कर सकता। केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि न्यायपालिका को यानी कि कोर्ट को संसद और कार्यपालिका के विधायी और नीतिगत क्षेत्रों में प्रवेश करके, दखल अंदाजी करके अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वालों को शरणार्थी का दर्जा देने के लिए एक अलग कैटेगरी बनाने का कोई अधिकार नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो केंद्र की बीजेपी सरकार ने अपना ये पूरा जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया है और ये कहा है कि जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है उसके अधिकारों की भी एक सीमा है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने अधिकारों को पार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि जो रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से भारत में आ जाते हैं और यहाँ पे रहने लग जाते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से कोई नई कैटेगरी बनाकर रहने का अधिकार नहीं दे सकता। देखिए अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला सरकार सीएए कानून पर 3 हफ्ते में जवाब दे। अब सीएए पर 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में बीते मंगलवार 19 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ दायर 237 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में से 20 याचिका में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसी बीच सरकार के वकील की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा गया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया। आसान शब्दों में कहें तो अभी हाल ही में बीते 11 मार्च को पूरे देश में जो सीएए लागू किया गया तो इसके खिलाफ कई सारे लोग आवाज उठा रहे हैं, खास करके मुस्लिम। इसके अलावा असम के कुछ हिंदू लोग भी। हालांकि हिंदुओं का विरोध करने का कारण बिल्कुल ही अलग है। असम के हिंदुओं का कहना है कि अगर सीएए के तहत दूसरे देश के लोग यहाँ पे आके बसने लगेंगे तो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो सभ्यता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हालांकि मुस्लिम इस कानून को मुसलमानों के खिलाफ मान रहे हैं। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है, सीएए लागू हुआ है, लोग खिलाफ हैं, तो इन सभी चीजों पर देश के सबसे बड़े कोर्ट ने भारत सरकार से जवाब मांगा है कि जो कानून लागू किया गया है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो इस पर सरकार का आखिर क्या कहना है। अब सीएए कानून पर आगे क्या होगा ये 9 अप्रैल को पता चल सकता है, क्योंकि इस केस पर अब 9 अप्रैल को सुनवाई होगी। हालांकि इसी बीच कई याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक हम चाहते हैं कि सीएए कानून के तहत किसी को भी नागरिकता न दी जाए। हालांकि आपको बता दें सीएए कानून के तहत गुजरात के कई हिस्सों में कई लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है जो पाकिस्तान से आए थे। हालांकि आपको बता दें ये लोग 2014 या इससे पहले ही पाकिस्तान से यहाँ पर आ गए थे और सीएए कानून के तहत फिलहाल अभी केवल ऐसे ही लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से 2014 या इससे पहले ही भारत आ गए थे और यहीं पे रह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कभी इस समय कोई पाकिस्तान से आएगा और उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये बात भी गौर करने वाली है। हालांकि आने वाले दिनों में सीएए कानून पर कोर्ट द्वारा रोक लगाई जाएगी या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। देखिए अगली खबर के भारत की तुलना में पाकिस्तान है ज्यादा खुशहाल। वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग है 108वें नंबर पर भारत है 126वें पायदान पर। वहीं फिनलैंड
7वीं बार सबसे खुशहाल देश माना गया है। जी हाँ, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तुलना में पाकिस्तान ज्यादा खुशहाल देश है। 20 मार्च यानी आज बुधवार को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के मौके पर यूएन ने हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की। इसमें भारत 126वें स्थान पर है। वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 108वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 143 देशों की खुशहाली को मापने के लिए 6 मानकों पे सवाल तैयार किए गए थे। इसी के तहत देशों को खुशहाली की रैंकिंग दी गई है। बताया गया 6 चीजों में ये देखा गया है कि प्रति व्यक्ति की जीडीपी यानी कि कमाई कितनी है, देश में सामाजिक सहयोग कितना है, उदारता दरियादिली लोगों में कितनी है, भ्रष्टाचार कितना है, सामाजिक स्वतंत्रता कितनी है, ज्यादा बीमारी है, ये लोग स्वस्थ हैं। तो किसी भी देश में इन 6 चीजों को देखने के बाद उस देश को खुशहाली की रैंकिंग दी गई है। तो ये बड़े ही दुख की बात है कि खुशहाली की रैंकिंग में हमारा देश 126वें स्थान पर है। इसका आसान सा मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में 125 देश ऐसे हैं पाकिस्तान को मिलाकर जो भारत से ज्यादा खुशहाल हैं उन 6 मानकों के आधार पर, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। वहीं बताया गया फिनलैंड लगातार 7वीं बार खुशहाली के मामले में नंबर 1 देश बना है। यहाँ की आबादी केवल 55 लाख है। वहीं डेनमार्क है दूसरे नंबर पर, फिर है आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे चौंकाने वाली एक और बात है कि इजराइल, जहाँ पे अभी जंग चल रही है, वो खुशहाली के मामले में 143 देशों के लिस्ट में 5वें नंबर पर है। तो इजराइल के लिए ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। वहीं बताया गया है सबसे कम खुशहाल देश जो आखिरी पायदान पर है 143 नंबर पर, वो है अफगानिस्तान। देखिए अगली खबर, 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा, यूएन ने रिपोर्ट में कहा है। इसी बीच यूएन ने रिपोर्ट में कहा कि ऐसा होने की वजह से धरती के वजूद को है खतरा। ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में धरती का वजूद मिट सकता है। जी हाँ, यूएन की क्लाइमेट रिपोर्ट में 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है। यानी कि इंसानों ने जब से होश संभाला, हमारे पास तकनीकें आई, जब से हम जानते हैं कि हर साल कितनी गर्मी पड़ती है, तो उन सभी जानकारियों के आधार पर अभी तक इतना गर्म साल कोई नहीं बीता था जितना गर्म साल पिछला 2023 बीता है। बात यह है कि ग्लेशियर यानी कि ऐसे बर्फ जो कि हजारों लाखों साल से बर्फ के रूप में ही जमे हुए हैं, अब वो तेजी से पिघल रहे हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। यूएन द्वारा एक और जानकारी आई है, देखिए अपनी स्क्रीन पर, कि यूएन बोला गाजा में भूख को हथियार बना रहा है इजराइल। साथ ही कहा ये युद्ध नहीं बल्कि अपराध है। इसी बीच इजराइल द्वारा हमास का डिप्टी कमांडर कर दिया गया है ढेर। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन ने चेतावनी दी है कि इजराइल गाजा में भूख का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहा है। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को कहा गया कि गाजा में भूखमरी के हालात इजराइल के वहाँ खाना बांटने पे लगाई गई पाबंदियों का नतीजा है। यानी यूएन द्वारा ये कहा गया है कि गाजा पट्टी में, फिलिस्तीन में अभी जो भूखमरी है तो वो भी इजराइल की वजह से है, क्योंकि इजराइल ने गाजा पट्टी पर बहुत तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसी बीच यूएन ने यहाँ तक कह दिया है कि अभी इस समय इजराइल जो युद्ध कर रहा है वो युद्ध नहीं बल्कि अपराध है, जुर्म है। देखिए अगली खबर, एल्विश यादव के पिता ने किया चौंकाने वाला खुलासा। बोले लग्जरी गाड़ियों से प्रॉपर्टी तक बेटे ने सब कुछ कर्ज पे लिया है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे अभी हाल ही में एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया। एक रेव पार्टी में सांपों के जहर की व्यवस्था करने के मामले में एल्विश यादव बुरी तरह से फंस गए हैं। नोएडा पुलिस ने अभी हाल ही में गिरफ्तार करके उनको कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। इस दौरान पूछताछ की जा रही है। अब इसी बीच एल्विश यादव के माता पिता ने एक हालिया इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एल्विश यादव के पिता ने कहा है कि एल्विश यादव के पास जो भी लग्जरी गाड़ियां हैं या जो भी प्रॉपर्टी है तो ये सब कुछ एल्विश यादव ने कर्ज पे लिया हुआ है। देखिए अगली खबर, पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट बोला रामदेव हाजिर हों। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को और पतंजलि कैमडे आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। कंपनी और आचार्य बालकृष्ण ने नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया था, जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछा गया था, जिसकी वजह से अब यह आदेश जारी किया गया है कि बाबा रामदेव को और पतंजलि कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। बात यह है कि पतंजलि कंपनी पर एक बड़ा केस चल रहा है। अभी हाल ही में पतंजलि कंपनी ने अपने दवा के विज्ञापन में जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उनको गलत बताया, उनको भला बुरा कहा, लेकिन अपनी दवाओं को सही बताया। इसके अलावा भी पतंजलि के साबुन के, टूथपेस्ट के, साथ ही में कई और सामान के प्रचार हैं, जिसमें आयुर्वेद को तो ऊंचा बताया ही गया है, लेकिन जो मेडिकल आधार पर ऐसी चीजें बनती हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती रही है। हालांकि लोग जमाने से इन सामानों का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। देखिए अगली खबर, वेज और नॉनवेज डिलीवरी बॉय के लिए अलग ड्रेस नहीं होगी। जोमेटो के सीईओ बोले अलग ड्रेस से हो सकता है भेदभाव, सभी डिलीवरी बॉय लाल टी शर्ट ही पहनेंगे। जी हाँ, जोमेटो ने 24 घंटे से भी कम समय में अपने वेज डिलीवरी बॉयज के हरे रंग की ड्रेस को पहनने के फैसले को वापस ले लिया है। बात यह है कि अभी हाल ही में जोमेटो पर प्योर वेज खाने की शुरुआत हुई है। इसके लिए अभी हाल ही में फैसला लिया गया कि जो भी डिलीवरी बॉयज प्योर वेज खाना डिलीवर करेंगे तो ऐसे सभी डिलीवरी बॉयज हरे रंग की टी शर्ट पहनेंगे। हालांकि इस फैसले को 24 घंटे से भी कम समय में कंपनी द्वारा वापस ले लिया गया। इसके जवाब में कंपनी के सीईओ ने कहा है कि इसकी वजह से भेदभाव फैलेगा। देखिए अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। मुख्यमंत्री ने समन को चुनौती दी थी। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार बुलाने पर ईडी को तलब किया है। कोर्ट ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। यानी कि हाईकोर्ट ने ईडी से कहा है कि आप बार बार केजरीवाल
को पूछताछ के लिए क्यों बुला रहे हैं, अब अपना पक्ष 2 हफ्ते में सामने रखें। बात यह है कि ईडी शराब घोटाले के मामले में, इसके अलावा जल बोर्ड के केस में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। हालांकि केजरीवाल को लगता है कि पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी ऐसा कर रही है ताकि मैं लोकसभा चुनाव का प्रचार न कर पाऊं। देखिए अगली खबर के सोना पहली बार 66,000 रुपए के करीब पहुंचा, ये 70,000 रुपए तक जा सकता है। जी हाँ, सोना आज बुधवार को फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। बुधवार को 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 206 रुपए महंगा होकर 65,795 रुपए पे पहुंच गया। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में मामूली से 15 रुपए की तेजी देखी गई। इस तेजी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 73,859 रुपए है। देखिए अगली खबर के गृह मंत्री अमित शाह से मिले राज ठाकरे, एनडीए में शामिल हो सकती है एमएनएस पार्टी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से करीब आधे घंटे की मुलाकात की। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी यानी कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भाजपा के कुनबे में शामिल हो सकती है, यानी कि एनडीए में एक और पार्टी की बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए अगली खबर, दिवंगत साथियों को याद करके इमोशनल हुए पीएम मोदी। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस वाली INDI गठबंधन हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। देखिए अगली खबर, मिर्जापुर 3 की पहली झलक आई सामने। कालीन भैया बने पंकज त्रिपाठी ने पूछा, हमें भूल तो नहीं गए? मुस्कुराते हुए नजर आए गुड्डू भैया। जी हाँ, अमेजन प्राइम वीडियो ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाले 70 आने वाले प्रोजेक्ट्स के टाइटल बताए कि कौन कौन सी वेब सीरीज या कौन कौन सी फिल्में आने वाले दिनों में अमेजन प्राइम पर आएंगी। तो इन्हीं में से एक है पंकज त्रिपाठी और अली फजल की मिर्जापुर 3। इसकी हल्की सी झलक दिखाई गई। देखिए अगली खबर, कोटा से किडनैप हुई छात्रा का कोई सुराग अभी तक नहीं मिला। हाथ पैर और मुंह बंधी फोटो आरोपियों ने पिता को भेजी थी। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सीएम भजन लाल से बात की है। बात यह है कि अभी हाल ही में एक छात्रा को गिरफ्तार किया गया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है कि उसको कैसे रखा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।